तो दोस्तों, ये जो बेटा वीडियो है ये राष्ट्रीय आय और घरेलू आय, राष्ट्रीय आय घरेलू आय वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि आपने सैंपल पेपर जो 2024-25 का है, यानी जो 25 में जो बोर्ड आने वाला है आपके, उसमें एक क्वेश्चन देखा होगा कि आय विधि से संबंधित आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के चरण लिखो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन व्यय विधि से संबंधित भी हो सकता है कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का चरण लिखो, या मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के चरण लिखो। तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय निकालने के चरण पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जब ये चरण आएंगे तो अगर ये सैंपल पेपर में मान लो आय विधि का, व्यय विधि का, मूल्य विधि, एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट शायद आय विधि का था जहां तक है। तो चलो, किसी का भी चरण अगर मान लो पेपर में पूछे जाते हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी जो मैंने सबसे पहले चरण लिखे हैं वो मैंने लिखे हुए आय विधि के। ठीक है, उसके बाद मैं व्यय विधि के लिखूंगा, देन मूल्य वृद्धि विधि के लिखूंगा, और यही फिर तीनों वीडियोस में इंग्लिश में भी बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो, चरण मैंने इतना लिखा है ताकि अगर आप 4 नंबर का देखो, ये 4 नंबर से 6 नंबर तक के बीच में आएगा, 4 से 6 नंबर के बीच में आने वाला है। तो प्लीज इसको गवाना मत, ये बहुत इजी होता है। अगर आपने न्यूमेरिकल किए हुए हैं तो न्यूमेरिकल से ही, यानी जो आपका जो फॉर्मेट था, जो तरीका था जो क्वेश्चंस को करने का, उसी से ही मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो बहुत इजी होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, आय विधि द्वारा घरेलू आय या राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के चरण, यानी आय विधि के द्वारा आप कैसे घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को निकालते हो उसके चरण लिखिए। अगर घरेलू आय के चरण पूछता है तो यहीं पे तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इधर पे। बट अगर राष्ट्रीय आय पूछेगा तो थोड़ा स्टेप और बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब आपको अपने न्यूमेरिकल जो आपने तरीके किए थे, या कहीं से भी क्वेश्चन किया न्यूमेरिकल किसी भी टीचर से किया, तो बस उसको ध्यान में रखना, और देखो उसी से मैं इसको कराने वाला हूं, फॉर्मेट को लिखने वाला हूं। ध्यान से समझो। तो पहला चरण यह है कि कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करना। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करना। बहुत सारे टीचरों का पहला चरण यह भी होता है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों से जो भी आय आ रही है उन सबको जोड़ दो। ये भी रहता है कि तीनों सेक्टर से जो भी आय आ रही है उसको जोड़ दो। ये आय विधि में भी कॉमन रहता है बहुत सारे टीचरों का, और मूल्य वृद्धि विधि में भी कॉमन रहता है। तो मूल्य वृद्धि विधि में तो मैं लूंगा जरूर इसको, बट आय विधि में मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात किया मैंने। तो मैंने लिखा इसके अंतर्गत कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम, सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय को ज्ञात किया जाता है, और साथ ही इसको जोड़ दिया जाता है। यानी अगर आपको कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय निकालनी है तो आपको 3 चीजें देखनी होती है, अगर आपको याद हो तो। और वो 3 चीजें बेटा क्या होती थी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। वही मैंने बेटा यहाँ पे लिखा है थ्योरी में। क्लियर। लिखने का तरीका बता रहा हूं बस। ठीक है ना। जो इस प्रकार से है, सबसे पहले हेडिंग बनाऊंगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक मैं बनाना भूल गया, जैसे मैंने प्रचालन अधिशेष बनाया हुआ, मिश्रित आय बनाया, ऐसे आप कर्मचारियों पारिश्रमिक पहले हेडिंग बनाना। उसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता था अगर आपको याद हो तो नकद, मजदूरी तथा वेतन आता है। किस्म के रूप में भुगतान आता है बेटा। किस्म यानी एक तो हो गया पैसों के रूप में दिया तो नकद हो गया, नकद द्वारा पैसों के रूप में दिया। किस्म मतलब पैसे नहीं दिए, पैसे के अलावा कुछ और, खाना पीना सामान कुछ दे दिया तो वो किस्म के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में मालिकों यानी नियोजकों का अंशदान, मालिक बोलो या नियोजकों बोलो, उसका अंशदान। और सेवानिवृत्त पेंशन, यानी जो आपने रिटायरमेंट पेंशन में काम किया उसके बाद आप रिटायर हुए तब आपको पेंशन मिल रही है, तो वो ये 4 चीजें इसके अंदर आती है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये दिया होता है कर्मचारी पारिश्रमिक तो हम नीचे ध्यान नहीं देते, आपको याद होगा। और अगर कर्मचारी पारिश्रमिक नहीं दिया हुआ तो इन चारों को जोड़ करके, या जो जो दिया हुआ उनको जोड़ करके कर्मचारी पारिश्रमिक बनाया जाता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला जाता है। इससे अभिप्राय संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय से है। तो ये संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय होती है। ठीक है ना। यानी आपका प्रॉपर्टी से, बिजनेस से हुई इनकम होती है। इसमें निम्नलिखित मदे शामिल होती है। पहला लगान, किराया देखना होता है, साथ में रॉयल्टी आपको देखना होता है। ठीक है ना। इसमें वैसे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट बुक की तरह आपको समझा रहा हूं, जो बुक में लिखा जाता है एग्जैक्टली मैं उस टाइप से बता रहा हूं आपको, बट लैंग्वेज अपनी है, बाकी कंटेंट जो है बुक से उठाया हुआ है। तो लगान, किराया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला हुआ, और रॉयल्टी आपको देखना होता है। साथ में आपको ब्याज देखना होता है, और उसके बाद लाभ देखना होता है। क्या देखना होता है? लाभ। और अगर लाभ ना दिया हो तो उसने बोला इसके अंतर्गत, इसमें लाभ में, इसमें लाभांश आता है, आपको याद होगा।
इसमें निगम लाभ कर आता है, इसमें अवितरित लाभ आता है जिसे प्रतिधारित लाभ भी कहते हैं, और भी नाम है बट इतना ही काफी आपके लिए। तो इसको ध्यान से समझना, मैंने लिखा क्या, पहले चरण में मैंने लिखा कि आपको कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करनी, जो कि फॉर्मेट का हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कर्मचारी को पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय को ज्ञात किया जाता है और साथ ही जोड़ा जाता है। कर्मचारी को पारिश्रमिक हेडिंग बनाओगे, फिर कर्मचारी को पारिश्रमिक के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है: नगद, मजदूरी तथा वेतन किस्म के रूप में भुगतान, समाज सुरक्षा या समाज सुरक्षा में मालिकों या नियोजकों का अंशदान या भुगतान, सेवानिवृत्त पेंशन यानी रिटायरमेंट वाली पेंशन, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं आती बेटा, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बोला मैं, सेवानिवृत्त मतलब जिसके लिए काम किया हुआ आपने पहले, ठीक है। प्रचालन अधिशेष इसका अभिप्राय संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय है। इसमें निम्नलिखित मदें शामिल होती है, जिसमें आपका लगान, किराया आता है और साथ में रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, लाभ के अंदर लाभांश, निगम लाभ कर या फर्म लाभ कर, और अवितरित या लाभ यानी प्रतिधारित लाभ को शामिल किया जाता है। फिर आता है मिश्रित आय, तीसरा पॉइंट। मिश्रित आय जो होती है वो स्वनियोजित व्यक्तियों की आय होती है। क्या होती है? स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं। तो मिश्रित आय स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। इसमें लिखा है ये व्यक्ति अपने किससे कमाते हैं बेटा? देखो चार होते हैं, आपको पता होगा, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये चार चीजें होती है, ठीक है ना। तो उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम हो गए। तो भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता बोल दो का प्रयोग करके वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह जो मिश्रित आय है ये लगान यानी भूमि पे क्या मिलता है? लगान यानी किराया मिलता है, लगान। पूंजी पे क्या मिलता है? ब्याज। श्रम पे मिलता है मजदूरी, और उद्यमशीलता को मिलता है लाभ का मिश्रण होती है। तो ये भूमि, ये लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ का, लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्लियर हो गया? तो मिश्रित आय स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं। ये व्यक्ति अपने भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह जो मिश्रित आय होती है, यहां पे लिख लो, यह आय कर देना, ठीक है ना। यह आय यानी जो मिश्रित आय है, यह आय लगान, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ का मिश्रण होती है। क्लियर हो गया? तो ये तीनों मैंने पॉइंट लिख लिया जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि तीनों को जोड़ना है। दूसरा चरण आपका क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ज्ञात करना। और फिर जो आपने जो एनडीपी एट एफसी निकाल दिया, एनडीपी एट एफसी यही तो है, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, शुद्ध यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कारक लागत मतलब एफसी, साधन कीमत बोलो या कारक लागत बोलो, एफसी होता है, ठीक है। तो एनडीपी एफसी में जोड़ना, तो आप चाहे तो एनडीपी एट एफसी लिख लो या पूरा लिख लो, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ना। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ज्ञात करने के लिए विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय को घटाया जाता है, ये आप सबको पता है। तो विदेशों से प्राप्त साधन आय में से मैं विदेशों को प्राप्त साधन आय को घटाऊंगा, विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय घटाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मिल जाएगा। तो शुद्ध को निवल भी बोलते हैं, शुद्ध को निवल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको क्या करना है? इसको यानी जो आपने एनएफआई निकाले, इसको का मतलब क्या है यहाँ पे? एनएफआई है यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो आपने निकाला है, इसको घरेलू आय में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिससे आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी इसको आप इसमें जोड़ दोगे, किसमें? जो आपने विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो निकाली है, इसको जोड़ोगे आप एनडीपी एट एफसी में, यानी ये शुद्ध घरेलू आय एट एफसी में जोड़ दोगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दोगे, किसमें? एनडीपी एट एफसी में जोड़ दोगे तो आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अतः उपरोक्त चरणों की सहायता से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने वही फॉर्मेट को ढंग से एक्सप्लेन किया, ऐसे मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज एक बार सुन लेना है, एटलीस्ट एक बार वीडियो देख लेना, इससे आसानी हो जाएगी पेपर में लिखने का तरीका क्या होगा। क्लियर होगा ना? और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स की फॉर्म में इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है ना। प्लीज शॉर्ट्स देख लो, ठीक है। उसमें आपको नेशनल इनकम के भी है, मुद्रा बैंक की, सबके मैंने डाले हुए हैं। अब मैं जो है वो इंडियन इको के, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली जो बुक है ना, उसके भी डालने वाला हूं। तो फटाफट से तैयार हो जाओ बेटा।